हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था रीट 2015 का मैथ का 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे रीट 2015 का ही सीडीपी का 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें हम 3-4 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना अंत तक। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोला है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। ये देख लीजिए, इसमें एक टाइप का सवाल जरूर आता है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। तो डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी परेशानी हो जाएगी, अगर दिमाग में कोई चोट वोट लग गई तो सी हो जाएगा पहले का आंसर। अब सेकंड बोला, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू लेवल है, मतलब साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो क्या है इसका आंसर? ए हो जाएगा, 70 से कम। थर्ड क्वेश्चन, डैश दे रखा, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। अमूर्त का मतलब होता है जो फिजिकल प्रेजेंट ना हो, यानी जो हमें दिखाई न दे सामने। तो यानी प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर ही ऐसी क्वालिटी होगी जो मतलब अमूर्त चीज़ों को सोच सकें। फोर्थ वाला, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष बोले तो इनडायरेक्ट मेथड। अब जैसे ए है समस्या समाधान विधि और सी है व्यक्तिगत विधि, ये दोनों प्रत्यक्ष ढंग है, मतलब डायरेक्ट मेथड है। तो इसमें पूछा अप्रत्यक्ष, तो बी हो जाएगा इसका, रक्षात्मक यांत्रिकता। 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? नहीं है पे फोकस करना है, यानी जो है उन्हें हटा देना है। अब कह रहा है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ये तो है समस्या। सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, ये भी एक समस्या है। विद्यालय में पक्षपूर्ण वातावरण का सामना करना, ये भी एक समस्या है। लेकिन रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, तो ये कोई समस्या नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी। 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? आश्रित है, स्वतंत्र है या मध्यस्थ है? इसका ऑप्शन नहीं लगाया, इसका है। तो इसमें शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? आश्रित चर है ए, और स्वतंत्र चर क्या है? टीचर है, मतलब 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो इसके लिए एक थ्योरी देख लीजिए। मूल्यांकन के प्रकार के मैंने लिखे हुए हैं, जैसे किस किस टाइप के होते हैं। निर्माणात्मक होता है, योगात्मक होता है। सी हो गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो गया। डी हो गया मानक संदर्भित मूल्यांकन। ई हो गया मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, इसमें क्या है, 3 ऑप्शन तो हमारे मैच कर गए, बी, सी और डी, यानी ए इसमें मानक मूल्यांकन कोई इसका टाइप नहीं है। अब 8वां क्या कह रहा है? एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ये किस पे बल देता है? यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देता है, लेकिन रटने पर कोई बल नहीं देता है ये ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? देखिए, मूल्यांकन में क्या है, शैक्षिक उद्देश्य तो होंगे, कोई उद्देश्य होंगे शिक्षण के, वही मूल्यांकन में आएंगे। वो मूल्यांकन तो आएगा ही उसके अंदर। वो जो अधिगम के अनुभव है वह भी इसके अंदर आएगा, लेकिन शिक्षण के अनुभव इसमें नहीं आएगा। 9 का सी हो जाएगा। 10 क्या कह रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बोला नहीं है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा सी, समस्याओं को हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यहाँ गलत है, नहीं की जगह मूल्यांकन किया जा सकता है। और जैसे अदर ऑप्शन है, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, ये सही है। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, ये भी सही है। अब देखिए 11वां बोला, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया था, उसके अनुसार शिक्षक के हेतु प्रति सप्ताह मतलब एक सप्ताह में कितने घंटे निर्धारित हैं? तो ये आप फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना, 45 आवर एक सप्ताह में। 12वां क्वेश्चन, तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्ति का विकास, ये बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था आ जाएगी, 11 वर्ष में हो जाता है।
इसमें बालक घूमने फिरने की ज़्यादा हो जाती है उसके अंदर। 13वां क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, मतलब जो हमारे शरीर से संबंधित विकास है। स्नायु मंडल में वृद्धि है, भार हो जाएगा, लंबाई बढ़नी, ये सब चीज़, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई, अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कोटेशन ये आप याद रख लेना डायरेक्ट, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कोटेशन किसने दी? तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, रॉस ने दी है। एक कोटेशन जरूर आती है इसमें। 15 क्वेश्चन, ये कह रहा है अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, प्रयत्न एंड त्रुटि का सिद्धांत, जो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत ये कहा जाता है, उसका दूसरा नाम यह है बी। अब 16 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो इसके देख लीजिए 3-4 नियम है, ये आप याद रख लीजिए, फैक्चुअल हैं ये। वंशानुक्रम के नियम, बीज कोश की निरंतरता का नियम है, समानता का नियम है ये, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम है, मेंडल का नियम है। अब देख लीजिए इसमें क्या बोल रहे हैं, तो इसमें अभिप्रेरणा का नियम ऐसा कुछ नहीं है, तो 16 का डी हो गया। अगला, डैश जगह दे रखी कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण, मतलब देखने की और सुनने की इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी हैं। तो ये कौन सी एज है? 3 अथवा 4 वर्ष की उम्र तक। 18वां क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन पे बताया भी था, उत्तर बाल्यकाल में ज़्यादा हो जाती है ये अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक है? प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जन्मजात, जो जन्म से ही आ जाते हैं अभिप्रेरक, जैसे भूख है जन्म से लगती, प्यास भी, विश्राम, ये तीनों आवश्यकता जन्मजात। और अर्जित जो हम वातावरण से अर्जित करते हैं, यानी सामाजिकता का गुण भी हम देखते हैं आसपास वातावरण से, परिवार से, विद्यालय से। रुचि आ जाती है बालक के अंदर, प्रतिष्ठा सम्मान की भावना आ जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया? बी और सी, यानी ऑप्शन डी। 20 क्वेश्चन देख लीजिए, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है वो हमारी भावात्मक जागृति के द्वारा होती है, जो भाव होते हैं हमारे अंदर उत्पन्न। चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक। ये कोटेशन रॉस की थी, ये 2 कोटेशन आ गए, इसमें दोनों ही रॉस की कोटेशन आई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डिटेल पढ़ेंगे हम। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, इसकी डिटेल देख लीजिए। ये अधिगम की एक सोपानिकी दी थी R.M. गेने जी ने। इसमें उन्होंने 8 प्रकार बताए थे। वो किस किताब में बताए थे? उनकी एक बुक थी, कंडीशन ऑफ लर्निंग नाम की एक बुक थी। इसमें इसने 8 लेवल बताए थे, नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी सबसे निम्न स्तर ये वाला हो गया, सबसे उच्च स्तर ये हो गया। इसमें कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि R.M. गेने की अधिगम सोपानिकी का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो उसका आ जाएगा संकेत अधिगम। सेकंड, संकेत अधिगम किस पे वर्क करता है? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन पे करता है ये, यानी ऑल्सो नोन एज, जिसे और क्या कहा जा सकता है? पारस्परिक अनुकूलन या क्लासिकल अनुबंध। सेकंड है उद्दीपन अनुक्रिया, ये थॉर्नडाइक का है, उस पर बल देता है, और स्किनर के, दोनों इसी पे बल देते हैं। थर्ड क्या हो गया? श्रृंखला अधिगम। और जो नीचे के 3 है ये तीनों स्मृति स्तर के अंदर आएंगे। और जो 4th है शाब्दिक साहचर्य अधिगम हो गया, विभेदी अधिगम हो गया, और संप्रत्यय अधिगम हो गया। अब ये 3 भी अब बोध स्तर के अंदर आएंगे, ये 3 भी। और जो सिद्धांत अधिगम हो गया, वो समस्या समाधान अधिगम हो गया, ये चिंतन स्तर के अंदर आएंगे। इसका उच्च स्तर याद रख लेना आप, समस्या समाधान अधिगम। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 22वें का? तो इसका पारंपरिक अनुकूलन जो मैंने बताया था इसका, यानी ए। अब देख लीजिए 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन बोला है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं।
देख लीजिए, व्यक्तिगत भेद यानी इंडिविजुअल डिफरेंस हर किसी के अंदर होते हैं, उनकी रुचियों में होते हैं। हर किसी की रुचि अलग अलग होती है, किसी की खेलने में होती है, किसी की पढ़ने में, किसी में गाना गाने में। बुद्धि का स्तर भी सबका अलग अलग होगा। ये आनुवंशिकता पे डिपेंड करता है और ये वातावरण पे डिपेंड करता है बुद्धि का स्तर। अभिव्यक्ति पर भी डिपेंड करते हैं व्यक्तिगत भेद। गतिवाही योग्यता पर करते हैं। सबके विचार अपने अलग अलग होते हैं और सीखने पर भी डिपेंड करते हैं व्यक्तिगत भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। चिंतन मतलब थिंकिंग। जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो किस चीज़ के लिए सोचेंगे, जब तक हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो उसके लिए हमने इसकी एक थ्योरी पढ़ ली थी। ये इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं चिंतन से। जैसे चिंतन 2 प्रकार के होते हैं। ये किन्होंने बताया था, जिम्बार्डो और लुक ने बताया था 1977 में। 2 प्रकार के कौन कौन से हैं, जैसे ए है स्वली चिंतन। अब स्वली चिंतन के अंदर क्या आ गया, जैसे कोरी संकल्पना आ गई, मतलब ख्याली पुलाव, जिसका वास्तविकता का कोई बोध ना हो। यानी जो हम अपनी मन में सोचते रहते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, होता कुछ नहीं है। ये सब स्वली चिंतन के, यानी इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। अब बी क्या आ जाएगा, यथार्थ या तर्कना। ये वास्तविकता से संबंध होता है और समस्या का समाधान इसी से ही निकलता है। जैसे मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं और कार में कोई वो हो गई, उसमें खराबी आ गई, तो आपका दिमाग एकदम से दौड़ेगा, क्या इसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया है, डीजल ख़त्म हो गया, या इसमें कोई टायर में तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो ये आ जाता है यथार्थ तर्क के अंदर। अब इसके अंदर भी 3 पार्ट होंगे। अभिसारी, इसको निगमनात्मक भी बोलते हैं, दूसरा अपसारी, तीसरा आलोचनात्मक। अब ये जो है निगमनात्मक है, उसमें जैसे इसका हो जाएगा अपने अनुभवों, समस्या समाधान और पूर्व के ज्ञात नियम प्रयोग करके। मतलब जैसे पहले किसी ने कोई सॉल्यूशन किया था, उसी को आपने इस्तेमाल करके अपना सॉल्यूशन कर लिया है। सेकंड वाला है अपसारी। इसमें क्या है, अपने परंपरागत विचार हैं, उनको नवीन विचार जोड़कर समस्या समाधान हल किया जाता है। अब थर्ड वाला क्या है, आलोचनात्मक। इसमें क्या है, किसी वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पूर्व उसके गुण और दोष की व्याख्या कर ली जाती है। देखते हैं कि क्या ये सही है क्या गलत है उसके। और इसके चिंतन के साधन कौन कौन से हैं। चिंतन में प्रतिमा आ जाएगी, भाषा, संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति है, और चिंतन के तत्व भी आ जाते हैं कभी कभी। इसमें है मानसिक प्रक्रिया हो गई, तर्कना हो गई, निर्णयन हो गई, समस्या का समाधान हो गई। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो गया, ये तो मैंने बता दिया था। 25 देख लीजिए आप, 25वां। ये कह रहा है बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किसने किया था। इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है बुद्धि से, कोई भी एग्जाम देख लीजिए आप। तो बुद्धि शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में। और जो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण सबसे पहले हुआ था 1905 में किया था। और जो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया था एल्फ्रेड विनय ने दिया था 1908 में। और बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय दिया था टर्मन ने दिया था। और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया था वो दिया था स्टर्न ने 1912 में। इसको IQ बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इसको मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज। तो इसका संशोधित वर्जन दिया था IQ का MA/CA × 100। ये किसने दिया था, टर्मन ने, और ये 1916 में दिया था ये वाला वर्गीकरण। तो अब देख लीजिए इसका आंसर क्या हो गया, C, टर्मन ने। 26 देख लीजिए आप, इसमें बोल रहा है बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कहा जाता है। यानी हमने बाहर से ही किसी का व्यक्तित्व का वर्गीकरण करना है, तो वो क्या, सतही दृष्टिकोण, यानी हम उसको देख के ही पहचान लेते हैं। तो इसका B आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 27। निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है बोल रहा है ये। अगर देख लीजिए, अब जैसे सामान्य बुद्धि का अभाव है किसी के अंदर, तो वो बालक पिछड़ जाएगा कक्षा में, अपने वातावरण में, अपने समाज में। अगर उसके अंदर कोई शारीरिक दोष है, आँख, कान, नाक, इनमें मतलब कोई शरीर में कोई दोष है, हाथ या पैर में, तो वो भी अपना पिछड़ेपन में आ जाएगा। उसमें विशिष्ट पिछड़ापन है,
तो भी इसमें कुछ कमी रह जाएगी, लेकिन अगर उसे स्वस्थ वातावरण मिलेगा तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी। यानी इसका 27 का आंसर हो जाएगा डी। अब ये क्या कह रहा है 28 का, व्यक्तित्व का सबसे पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका देख लीजिए 28 का, हिप्पोक्रेट्स महोदय जी थे, उन्होंने वर्गीकरण किया था व्यवहार के आधार पे। इन्होंने 4 श्रेणी बताई थी पर्सनैलिटी की। पहला हो गया क्रोधी, इनको कफ प्रवृत्ति वाले भी कहा जाता है। निराशावादी, काले पित्त वाले भी कहा जाता है इन्हें। मंद व्यक्ति, सुस्त होते हैं ये। आशावादी, 4 ये होते हैं। और इसमें और पढ़ लीजिए, जैसे व्यक्तित्व का वर्गीकरण तो और लोगों ने भी किया था, जैसे क्रेचमर ने भी किया था वर्गीकरण, जर्मन के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर किया था। तो इन्होंने तीन टाइप का बताया था। जैसे पहला एथलेटिक्स हैं, यानी खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले हैं, तो इनका शरीर क्या होगा, हष्ट पुष्ट होगा, स्वस्थ होगा, कंधे चौड़े होंगे और हाथ लंबे होंगे। इनको क्या कहा है उन्होंने, मीजोमॉर्फिक कहा है। और अगला सेकंड क्या बताया इन्होंने, पिकनिक टाइप बताया, नाटे व्यक्ति। जैसे इनका शरीर क्या है, मोटा है और छोटा है, गोल है और चर्बीदार है, तो इनको एंडोमॉर्फिक कहा इन्होंने। और थर्ड है एस्थेनिक, यानी निर्मल या कमज़ोर, दुबला पतला और छोटे कंधों वाला, भुजाएं पतली और सीना छोटा। ये बताया इन्होंने 3 टाइप के प्रकार। एक वर्गीकरण और किया था व्यक्तित्व का शेल्डन महोदय जी ने। इन्होंने भी शारीरिक बनावट के आधार पर कहा था, जैसे क्रेचमर ने कहा था, लेकिन इनके 3 अलग प्रारूप थे। इन्होंने कहा था एंडोमॉर्फिक, जैसे गोलाकार हो गया, इनका जैसे गोल मटोल व नरम मिजाज हैं, ये आराम पसंद होते हैं, वे खुश रहने वाले होते हैं ये। सेकंड वाला क्या है, मीजोमॉर्फिक, आयताकार होते हैं ये, जैसे गठीले व मजबूत शरीर होता है इनका। थर्ड इन्होंने बताया था मीजोमॉर्फिक तो हो गया एक्टोमॉर्फिक, लंबाकार, दुबले पतले व कमज़ोर शरीर वाले होते हैं ये। एक और बताया था, ये तो ख़त्म हो गया। एक टाइप स्प्रेंगर ने भी बताया था। स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में व्यक्तित्व के सामाजिक कार्य या स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 गुण बताए थे। जैसे कोई व्यक्ति सैद्धांतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, कलात्मक है, राजनीतिक है, धार्मिक है। एक वर्गीकरण और बताया था यूंग जी ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप में। उन्होंने 2 प्रकार बताए थे। इसके अंतर्मुखी हैं, जो मतलब आत्म केंद्रित होते हैं, शर्मीलापन होता है, सामाजिकता से बहुत दूर होते हैं ये, एकांत प्रिय होते हैं, वास्तविकता से कोसों दूर हैं, चिंता में डूबे रहते हैं, दोस्ती इनकी काल्पनिक होती है, कभी कभी आदर्शवादी भी बनने की कोशिश करते हैं। और सेकंड बताया था बहिर्मुखी, ये व्यक्ति सामाजिक मिलनसार होते हैं, सहयोग करने वाले होते हैं, विचारों भावनाओं को स्पष्ट प्रकट करने वाले होते हैं, व्यवहार लचीले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए आप 29। इसमें भी बहुत डिटेल थ्योरी करनी है हमें 29 में। 29 क्या कह रहा है, ये कह रहा है सामान्य और विशिष्ट कारक का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। ये बुद्धि से रिलेटेड है, इसका देख लीजिए आप। बुद्धि की एक हमें थ्योरी पढ़नी है इसके अंदर। जैसे बुद्धि के सिद्धांत हमने पढ़ने हैं। जैसे पहला है एक कारक सिद्धांत, तो ये किसने दिया था, एल्फ्रेड बिने ने दिया था। इसका दूसरा नाम एक तत्व सिद्धांत है, या इसका दूसरा नाम एक खंड भी बोल सकते हैं, इसको एक भाग बोल सकते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। इनका सहयोग दिया था टर्मन और स्टर्न ने दिया था। ए वाला कंप्लीट हो गया। अब बी देखते हैं द्वितत्व सिद्धांत, यही हमारा क्वेश्चन था। तो यानी इसी के अंदर 2 कारक आते हैं, सामान्य और विशिष्ट। ये दिया था स्पीरमैन ने 1904 में। ठीक है, इसमें जैसे जी है, जी हो गया जनरल, एस हो गया स्पेसिफिक, विशिष्ट हो गया। जी जो है वो जन्मजात है, संख्या में 1 होता, इसलिए बदला नहीं जा सकता। और एस जो है ये वातावरणीय कारक है, अर्जित कारक है, ये एक से अधिक हो सकते हैं। देखिए थर्ड वाला त्रितत्व सिद्धांत, इस बुद्धि के सिद्धांत से एक क्वेश्चन जरूर आता है, देख लीजिए अगला। ये भी स्पीयरमैन ने ही दिया था 1911 में। इन्होंने एक तत्व और ऐड कर दिया था बस, इसमें समूह तत्व और ऐड कर देता इन लोगों ने।
अगला पढ़ लीजिए। अगला है बहुकारक सिद्धांत। ये दिया था थॉर्नडाइक ने 1913 में। इन्होंने बताया था बुद्धि में असंख्य तत्व मौजूद होते हैं। व्यक्ति जितनी मानसिक क्रिया करता है उतने उसमें तत्व पाए जाते हैं। बस इसका दूसरा नाम आणविक सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। वो इसकी तुलना इन्होंने बालू के ढेर से की थी। जैसे बालू के ढेर में कई तरह होते हैं ना, वैसे ही इसमें होते हैं बहुकारक सिद्धांत में। अगला देख लीजिए समूह तत्व। ये दिया था थर्स्टन ने, उनका एक सहयोगी थे कैली महोदय। इसका दूसरा नाम समूह कारक भी है, संघ कारक सिद्धांत भी बोलते हैं। इन्होंने इसमें बुद्धि के 13 तत्व बताए थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। प्रतिमान तत्व ये दिया था बर्ट एवं प्रतिमान सिद्धांत ये दिया था थॉमसन जी ने। इन्होंने एक कोटेशन बताई थी, सभी क्रियाओं में से किसी एक क्रिया को चुनने की योग्यता ही बुद्धि है। ये इसकी कोटेशन हो गई। नेक्स्ट हो गया पदानुक्रम। ये दिया था वर्ट एवं वर्नन ने। इसका एक क्रमिकता का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम यह है। इसमें इन्होंने बोला सर्वोच्च स्तर का तत्व हमारा क्या है, सामान्य तत्व है। ये 2 प्रकार की विशिष्ट योग्यता रखता है, जैसे ए हो गई शाब्दिक और बी हो गई प्रायोगिक। अगला दिया था ब्लूम ने। ब्लूम का सिद्धांत, इसको ब्लूम ही बोलते हैं। चलिए अगला क्या है। अगला है त्रिआयामी सिद्धांत। ये दिया था गिलफोर्ड ने। इसमें इन्होंने खंड बताए थे, यानी डिब्बे के आकार के कोष बताए थे। इसमें 3 बार इन्होंने संशोधन किया था इसमें। जैसे पहली बार इन्होंने बोला था 5 × 4 × 6 इस टाइप के 120 कोष बताए थे। ये बताए थे इन्होंने 1967 में। फिर इन्होंने इसमें फिर संशोधन किया था। इस 5 को तो 5 रखा, इसकी जगह 4 की जगह 5 कर दिया। 5 × 5 × 6 कितना हो गया, 150। ये दिया था 1977 में। एक बार और संशोधन किया इन्होंने 1980 में, 5 की जगह 6 कर दिया, × 5 × 6 180। बस लास्ट टाइम इतना हो गया। अब अगला नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कै व खे सिद्धांत। ये हैब महोदय जी ने दिया था। कै का मतलब क्या है, इसमें जन्मजात गुणों का समावेश है। और खे आ जाता अधिगम अनुभव या वातावरणीय कारक, जो वातावरण से सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, त्रिचापीय। ये दिया था रॉबर्ट स्टीवर्न ने। अब इसके अंदर क्या बताया इन्होंने, इसमें इन्होंने बताया था कि इसके 3 कारक हैं। ए हो गया प्रासंगिक कारक, यानी नवीन कार्य से पहले पूर्व कार्यों को जानना। बी हो गया वातावरणीय कारक, और सी हो गया अनुभाविक कारक, पुराने अनुभव के आधार पर नवीन कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे जी ने। इन्होंने इसमें 4 अवस्था बताई थी, ये मैंने आपको पहले ही बता रखी है। संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष बताई थी इन्होंने। पूर्व वैचारिक क्रिया की अवस्था 2 से 7 वर्ष बताई थी। मूर्त क्रिया की अवस्था 7 से 12 वर्ष। और औपचारिक अवस्था, यही से अमूर्त अवस्था बोलते हैं, 12 वर्ष बाद बताई थी इन्होंने। अगला तरल ठोस का सिद्धांत, ये दिया था कैटल महोदय जी ने। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि किशोर के अवस्था के बाद बुद्धि कैसी हो जाती है, ठोस हो जाती है। चलिए लास्ट और देख लीजिए इसका, फिर आपके बुद्धि के सिद्धांत सभी खत्म हो जाएंगे। ये बहुबुद्धि का सिद्धांत ये दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में। ये मैंने पिछली वीडियो में 2017 में आपको बता रखा है कि इन्होंने पहले जो 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, फिर 8 भी ऐड करी थी इन्होंने 1998 में, फिर 2000 में भी ऐड की थी एक इन्होंने, यानी इस प्रकार इनके 9 टाइप के हो गए थे। लास्ट टाइप का क्वेश्चन और देख लीजिए, आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे 30 क्वेश्चन है, इसका आंसर तो हो गया। 30 क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। तो अगर देखो बच्चा प्रगतिशील परिवार में है तो उसका उपलब्धि प्रेरक सबसे ज़्यादा, उसे हर चीज़ की उपलब्धि मिल जाएगी। तो यानी चलिए आज की वीडियो में इतना ही गाइस।